अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास का फिज़िक्स का थ्योरी का जो पेपर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा और इसके तमाम क्वेश्चन आंसर आपको इंशाल्लाह उसमें सॉल्व मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा मैंने जो 9th क्लास का कंप्यूटर का नया मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था उसको भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, बात सुने, आपको जैसा कि मालूम है कि आपका जो नया पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक सेक्शन ए में आपके 40% MCQs होंगे और वो टोटल 24 MCQs बनते हैं 60 मार्क्स के हिसाब से। तो MCQs इसमें नहीं गिवन थे तो वो तुमने सॉल्व नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपकी ये सारे गिवन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी फाइल ओपन है, वहाँ पर मैं आपको पूरा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो टोटल 13 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 12 क्वेश्चन शॉर्ट हैं आपके पास और 3 लॉन्ग हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसको मैं जूम कर देता हूँ। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनी 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो 3 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं? वो सन है, विंड है और फ्लोइंग वाटर है। और 3 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपका ये था, राइट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, अ नेल स्टेज इन द वुड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Friction protects from sliding as sand is thrown to maintain friction on inclined railway tracks during rain। और disadvantages of friction में क्या है कि a large amount of energy is wasted in the machines due to friction, ठीक है। उसके अलावा friction leads to wear and tear of parts and increase the service cost। उसके अलावा फेलियर ऑफ ऑयल पंप इन कार इंजन रिजल्ट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राई मेटल विच यील्ड हाई टेम्परेचर, हैंस द कार इंजन इज सीज्ड। तो आपको फ्रिक्शन यानी रगड़ के फ़ायदे बताने थे और रगड़ के नुकसानात बताने थे। तो ये आपको इस सवाल के आंसर यहाँ मिल गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो ये था, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है ये मैंने वहीं से कॉपी किया है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट पोजेस एनी एक्सेलरेशन, डज नॉट नाइदर लीनियर नॉर एंगुलर, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है कि अ बुक लाइंग ऑन टेबल इन अ रेस्ट, अ पैराट्रूपर यानी जो पैराशूट जिसे बोलते हैं वो छलांग लगाते हैं उन्हें पैराट्रूपर कहा जाता है, मूविंग डाउनवर्ड्स विद टर्मिनल वेलोसिटी, अ चेयर लिफ्ट हैंगिंग ऑन सपोर्टिंग रोप्स। तो ये सारी एग्जांपल्स आपकी इक्विलिब्रियम की हैं। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है वो यहाँ आपको मिल जाएगी कि जिसमें तमाम टॉर्क का जो फोर्सेस का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और यहाँ ये कंप्लीट डिटेल में जो है वो बयान की गई है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। यानी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं उनका आप सम निकालें तो वो किसके बराबर होंगे? 0 के। और मैथमेटिकली इसको यहाँ पर बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन मेजरमेंट विच इज़ मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और अ स्क्रू गोज एंड वाई। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मेजरमेंट क्या होती है? कि मेजरमेंट होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेजरिंग और द साइज ऑफ समथिंग, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट मीन्स द यूज़ ऑफ रूलर टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। ये मेजरमेंट की एग्जांपल है। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज में से कौन सा बेहतर है? तो स्क्रू गोज जो है वो मोर प्रिसाइज है बिकॉज ऑफ एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, क्योंकि जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है वो है 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गोज है 0.01 मिलीमीटर। सो स्क्रू गेज कैन मेजर मोर प्रिसाइजली देन अ वर्नियर कैलिपर। इस तरह से स्क्रू गोज आपका बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंसेस पूछे गए हैं मास और वेट के और हीट और टेम्परेचर के।
तो ये डिफरेंसेस भी आपकी बुक में शामिल हैं, ये वहीं से लिए गए हैं। मास और वेट आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 डिफरेंसेस मास के हैं आपके पास, एक डेफिनेशन है, एक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और फिर बैलेंस यूज फॉर मेजरमेंट है, ठीक है। इस तरह हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस भी आपको बुक से मिल जाएगा कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, ठीक है। एज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। देयरफॉर ऐसा यूनिट भी बता दिया गया जूल है, और इसी तरह टेम्परेचर में भी ऐसा यूनिट आपको बता दिया गया कि वो केल्विन है। और एक में जो है एक डेफिनेशन आप इसका एक पॉइंट बन जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था स्टेट हुक्स लॉ और ड्राइव इक्वेशन F इक्वल्स टू kx। तो हुक्स लॉ क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मैथमेटिकली इफ F इज द अप्लाइड फोर्स एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग देन द इक्वेशन फॉर हुक्स लॉ मे बी रिटन एज। तो F अल्फा x और F इक्वल्स टू kx। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास न्यूमेरिकल्स का। तो ये न्यूमेरिकल्स आपकी बुक से ही लिया गया है कि आपको मास मालूम करना है सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल का, जबकि आपके पास रेडियस 18 सेंटीमीटर है और डेंसिटी ऑफ आयरन आपके पास 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मालूम है मास का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू वी, यानी P आपके पास क्या है यहाँ पर डेंसिटी है और V क्या है आपके पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आयरन बॉल का कैसे मालूम होता है, V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले के थ्रू पहले आपने V मालूम करना है और उसके बाद P और V को आपने M वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपका पास मास निकल आएगा, ठीक है। ये आप एक दफ़ा वापस देख लेंगे सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑन इट्स इंक्रीज टू 420 kPa। यानी यहाँ पर आपको सिलेंडर जो है प्रेशर का जो है वॉल्यूम मालूम करना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि आपको प्रेशर बताया जा रहा है कि जब सिलेंडर 60 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर एयर थी और प्रेशर 140 kPa का था, तो आपको ये बताना कि अब उसमें क्या वॉल्यूम होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे 420 kPa पे। तो अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला आपके पास P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, इसके थ्रू ये सॉल्व किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि P1 आपके पास 140 kPa था, V1 आपके पास 60 सेंटीमीटर क्यूब था, P2 आपके पास 420 kPa है और V2 आपको मालूम करना है। तो फार्मूला आपके पास सामने है कि P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के। तो इसमें से आपने V2 सेपरेट कर लिया और P1 मल्टीप्लाई बाई V1 अपॉन P2 ये फार्मूला बन गया और अब वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास जो न्यू वैल्यू में आया है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हाउ मच a ball of mass 400 ग्राम strike the ball of velocity 4 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक्स द बॉल। तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। मास आपके पास जो गिवन है वो 400 ग्राम है, उसको आपने किलोग्राम में चेंज करनी है और वेलोसिटी आपके पास जो है वो कितनी ग्राम, वेलोसिटी आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है। तो वैल्यूज आपने पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और आपका जो काइनेटिक एनर्जी जब वैल्यूज पुट करेंगे मास और वेलोसिटी की, तो आपका जो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो आ जाएगा 3.2 जूल्स। अच्छा फ्रेंड, एक ये सवाल था द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ एंड 6 आर एफ आर 6n एंड n 8n रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। देखिए ये अभी मैंने सॉल्व इसमें नहीं किया है, इसका मैं आपको सिंपल बता दूं कि क्या होगा। पहले आपने एक्स कंपोनेंट्स मालूम करने हैं और वाई कंपोनेंट्स, वो क्या होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो आपके पास दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर कर देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप लोग एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो आपको डायरेक्शन भी इसकी मालूम हो जाएगी। इसका वैसे एग्जाम्पल जो है वो बुक में मौजूद है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ चेंज थी तो इस वजह से मैंने वो यहाँ पर नहीं पुट किया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये रहा, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है और आपके पास 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर है और हीट जो है आपके पास 2050 जूल्स है और टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपके पास फार्मूला है निकालने का फार्मूला। तो आपने वैल्यूज पुट करनी है, Q इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, ठीक है। M यहाँ पर मास है, S जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और T टेम्परेचर है आपके पास।
तो ये आपने वैल्यूज़ पुट करी तो आपके पास हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आई है वो आई है 102.5 जूल्स पर kg। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद अ स्पीड ऑफ 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेड। तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है कि फोर्स आपके पास ये है, एरिया आपके पास ये है, और आपको प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो P इजिकल्स टू एफ अपॉन ए, यानी प्रेशर इजिकल्स टू फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला है। पुट करने के बाद आपके पास जो प्रेशर आ गया है वो आया है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है डिफाइन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू हो गए। डिफाइन जी एंड ड्राइव द इक्वेशन H इजिकल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो जी आपके पास क्या होता है, ये पूरी आप एक डेफिनेशन बना के लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, और इक्वेशन ये जो है ये बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सवाल है, जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन वो थी S इजिकल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, वहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ ग्रेविटी है। ठीक है, वहाँ पर स्पीड था, यहाँ पर हाइट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही होगी। ठीक है, आप इसको बस थोड़ा सा चेंजिंग होगी इसमें, तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये रही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और मास ऑफ अर्थ कैसे मालूम करते हैं, ये आपके सवाल बुक में ही था। ये मास ऑफ अर्थ पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, और ये फिगर भी इसके साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ ये पूरा यहाँ तक है। इसको मैं एक दफ़ा वापस दिखा देता हूँ स्लो मोशन में, ताकि आप लोग देख सकें। ये मास ऑफ अर्थ है। अच्छा, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई आ रही है ये 6.3 आ रही है, तो आपने यहाँ कोई नंबर नहीं देना। ठीक है, ये तो बुक में था, तो यहाँ में बुक का वैसे आ गया, लेकिन आपने यहाँ कोई नंबर असाइन नहीं करना है। आप इसकी जगह लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपने कंपेयर किया तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पर 6.5 है। तो ये मास ऑफ अर्थ निकाल लिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और प्रूव आल्सो अल्फा इजिकल्स टू 1/3 बीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपके पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये रही। उसके अलावा ये प्रूफ करने के लिए यहाँ से ये स्टार्ट है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होते हैं। तो ये आपके पास पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। और डेल्टा V इजिकल्स टू बीटा V डेल्टा T का मतलब यही है कि इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T किसके बराबर होता है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इक्वल्स टू अल्फा। तो इसी तरीके से बीटा इजिकल्स टू डेल्टा V इजिकल्स टू बीटा V डेल्टा T, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बीटा इजिकल्स टू 3 अल्फा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो गया है। मॉडल पेपर बच्चे ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि ये मॉडल पेपर सॉल्व करवा दें, तो कंप्यूटर का मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, आज फिजिक्स का भी सॉल्व करवा दिया, इंशाल्लाह आगे भी जो है इसके सॉल्व करवा दूँगा। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।